तो ये अपना घोड़ों से टक 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 करके कुर्ता धोती पहने सब पूरा आए ये। तो वहाँ पूरा वो कैमरे वैमरे लाइट सब लगी हुई थी। तो पुलिस को ये लगा कि इन्होंने किडनैप कर लिया। तो वो 2 दिन में जो शूटिंग है वो असली शूटिंग हो गई थी, पुलिस से इनकी मुठभेड़ हो गई थी। हालांकि फिर इन पे मुकदमा भी चला धर्मेंद्र माला सिन्हा जी और शत्रुघ्न सिन्हा पे कि एक डकैत से आप क्यों मिलने गए। जग्गा तिवारी में वो इसलिए इंटरेस्टेड रहे कि इतना बड़ा डकैत, जो कुख्यात डकैत रहा हो, हीनिएस्ट क्रिमिनल कह लो, जिसको फांसी हुई, फिर आजीवन कारावास हुआ, 333 वर्षों की सज़ा हुई, और उसमें इतना आमूलचूल परिवर्तन कि वो एक आम आदमी बन के जीवन जिया। रविंदर साई जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मारे गए थे, उसमें इन्होंने सपोर्ट किया था हरशंकर तिवारी जी का। जब उन्होंने कहा कि मैं परेशान हूँ, जग्गा मेरी जान बचा लो, तो वहीं जेल से इन्होंने अपने चेले भेज दिए थे। तो वो जो सरेआम जो मर्डर हो गया था वो इसमें इन्हीं का हाथ था। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। चंबल की जो एक हमने श्रृंखला चलाई थी, इसमें आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ सुने, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप में से बहुत सारे 90% लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि इस तरह की जो पुरानी कहानियां हैं, जो कई किताबों के पन्नों में दफन हो गई हैं, कई अखबारों की कतरनों में ख़त्म हो गई हैं, उन कहानियों को हमारी नई पीढ़ी को सुनाना और ये समझना कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। तो ऐसे आपने बहुत सारे लोगों की कहानियाँ सुनी। उसमें कुछ ऐसे थे जिनके साथ जनता का अपार समर्थन था, कुछ ऐसे थे जो बहुत क्रूर थे और जिन्होंने जनता को बहुत पीड़ा दी। तो मेरी कोशिश ये रही कि वो लोग जिन्होंने बहुत क्रूरता की, बड़े बड़े ब्रूटली लोगों के मर्डर किए, ऐसे लोगों की कहानी न लाकर कुछ ऐसे लोगों की कहानी लाएं जो बगावत के नाम से, बागी के नाम से जाने गए। तो आपने बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी कहानियाँ सुन रखी हैं हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही अद्भुत और एक विशेष कैरेक्टर पर काम कर रहे थे। इसकी शुरुआत यूँ हुई कि मुजफ्फर अली, जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं अभी, जिन्होंने अमर सिंह चमकीला मूवी जो बनाई थी और भी उनकी तमाम सारी फिल्में हैं, वो एक बहुत व्यक्ति विशेष पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे थे। तो उनके बारे में मुझे पता चला, तो मुझे लगा ये व्यक्ति कौन है। तो जब उस व्यक्ति के बारे में हम पड़ताल करने लगे तो ये निकल कर आया कि उस व्यक्ति को 3 बार अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। जी हाँ, दुनिया में आदमी कितना ही बड़ा अपराध करे तो फांसी की सज़ा उसको 1 बार होती है, लेकिन यहाँ मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ उनको 3 बार फांसी की सज़ा हुई। और कहते हैं कि किसी को ज़्यादा अपराध की जेल की कैद देनी हो तो अधिकतर उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। लेकिन इस व्यक्ति को मैं जिसकी कहानी आपको सुनवाने जा रहा हूँ, उस व्यक्ति को भारत की अदालत ने 333 साल की सज़ा दी थी। जी हाँ, 333 साल। और उसके बाद उस व्यक्ति ने एक सामान्य जीवन जिया, एक तरह से आखिरी समय में संत की तरह जीवन जिया। तो कौन थे वो, क्या थी उनकी कहानी, आइए हम जानते हैं उन्हीं के दामाद से। उनकी एक बेटी थी और उस बेटी के पति हमारे साथ हैं और उनका पूरा जीवन इन्होंने बड़े करीब से देखा है। तो आज आप जिनकी कहानी, नाम तो मुझे पता है लेकिन मैं चाहता हूँ आप उनका नाम बताएं। क्या नाम था उनका? जी, सादर नमस्कार सभी को, वैसे नमस्कार। उनका नाम स्वर्गीय जयनारायण तिवारी उर्फ जग्गा डाकू। तो जग्गा डाकू की कहानी, थोड़ा सा परिचय हम आपका भी चाहेंगे कि अवस्थी जी, क्या शुभ नाम है आपका, और थोड़ा सा परिचय आप अपना दीजिए। मैं श्री कृष्ण अवस्थी हूँ और मूल निवासी अधासी का हूँ, जनपद औरैया का रहने वाला हूँ और सरकारी कर्मचारी हूँ। मैं जिलाधिकारी कार्यालय एटा में कार्यरत हूँ वर्तमान में। जी। तो ये हैं श्री कृष्ण अवस्थी जी, जो जग्गा डाकू के दामाद हैं। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे काफ़ी एकदम सुसंस्कृत व्यक्ति लग रहे हैं, और आपकी ससुराल एक डकैत के घर, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? ऐसा है कि वो समर्पण के बाद, आत्मसमर्पण के बाद उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन रहा और समाज में उन्होंने एक अद्वितीय उदाहरण अपना पेश किया। समर्पण के बाद जीवन में उन्होंने कभी कोई क्राइम नहीं किया
और इसलिए पुराने संबंधों में थे। तो मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी थे जो गोरखपुर वाले, उन्होंने मेरी शादी मध्यस्थता करा दी थी। मतलब तो आपकी शादी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज? मतलब पूरी एकदम सही सही कहानी बताना जी। तो पहले तो लव थी, फिर वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होके हुई है। मतलब एक लव प्लस अरेंज। इतने बड़े डकैत बागी की लड़की से लव करते हुए आपको डर नहीं लगा? क्या कहानी थी वो? ये जो है एक प्रकृति का प्रारब्ध होता है जो निश्चित होता है, तो वो प्रारब्ध के तहत ये सब निश्चित थी ईश्वर के द्वारा, तो उसी के हिसाब से सारी चीज़ें हैं। लव स्टोरी शुरू कैसे हुई, जरा कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ। ऐसा है कि आना जाना मेरा रहता था, ये हमारे पुराने रिश्तेदार भी थे दूर के, तो आने जाने के बाद में फिर वो अपना शुरुआत हो गई लव स्टोरी की। फिर वो शुरुआत के बाद तिवारी जी की जब जानकारी में आई तो वो शादी में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, तो उन्होंने विरोध नहीं किया? नहीं, विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा लड़का पढ़ा लिखा है, वेल क्वालिफाइड है, इंजीनियर है कंप्यूटर साइंस से, तो उन्होंने फिर जो है शादी। ये किस सन की बात होगी? ये हमारी शादी सन 2002 में हुई थी। लेकिन जो जग्गा डाकू का इतिहास है वो तो सन 70 के आसपास का है। तो कैसे ये कहानी शुरू हुई, कैसे जय नारायण तिवारी जग्गा डकैत बन गए, ये पूरी कहानी हमको आप विस्तार से बताइए और कोशिश करिए कि कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाए, कोई क्रम न टूटे। जी बिल्कुल भाई साहब, सादर अभी बता रहा हूँ आपको। ये आदरणीय जग्गा तिवारी जी, मध्य प्रदेश में गांव है एक विनायक खेड़ी, तो विनायक खेड़ी जो गुना के पास है वहाँ के रहने वाले थे। तो हुआ क्या कि इनके पिताजी जो है वो इंस्पेक्टर थे पुलिस में जी, और एक उस समय के वर्तमान जिलाधिकारी थे राम सिंह कुशवाहा जी। तो इनकी ज़मीन वगैरह थी, तो वो राम सिंह कुशवाहा जी ने कहा कि आप भाई तिवारी जी हमको वो ज़मीन कुछ अपना जोतने के लिए दे दें। तो उन्होंने जो गांव की खेती थी वो उनको जोतने के लिए दे दी, और वो 6 भाई थे सब मिला के राम सिंह कुशवाहा जी के। तो एक भाई वकील था, कोई तहसीलदार था, तो इस तरह से उन्होंने जो है अपना जालसाजी करके और इनकी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिखवा दी। कितने बीघा जमीन रही होगी लगभग? ज़मीन इनकी काफ़ी थी, लगभग जो है उस समय ऐसे 80-85 बीघा के करीब थी। तो इनके पिताजी ने उनसे कहा कि भाई अब हम रिटायर हो गए हैं, हमारी ज़मीन कुशवाहा जी हमको दे दें। तो उन्होंने मना कर दिया, और इनके पिताजी को बार बार कहने के बाद मारा पीटा। तो ये उस समय यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, क्या नाम जो है गुना में, हाई स्कूल में थे ये उस समय। तो जब ये गए अपने पिताजी को, उन्होंने देखा कि उनके सिर पर चोटें लगी हुई हैं और बिल्कुल बिस्तर पे मरणासन स्थिति में लेटे हुए हैं। तो इन्होंने देखा तो रोने लगे। तो उन्होंने भी जाके उनसे बातचीत की, भाई आपने मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों किया? तो उनके भाइयों ने इनको ले जाके मार पीट के कुआं में फेंक दिया, मरणासन समझ के कि मर गई ये जग्गा तिवारी। तो जब कुएं में फेंक दिया तो वो लोग अपना मरा समझ के जब चले गए, तो वहाँ से कुछ लोग निकल रहे थे, इन्होंने आवाज़ दी कि हम जय नारायण बोल रहे, हमें कोई बचा लो। ये किस सन की बात होगी? ये सन तो आप ये समझ लें कि 1965 के समथिंग की बातचीत है जी। मतलब 1965 में जो जिलाधिकारी थे वो मतलब अपराधों में शामिल, इतने तानाशाह थे कि लोगों की खेती पर कब्जा कर लिया करते थे। बिल्कुल तानाशाह थे वो। हाँ, फिर जब इनको मरा समझ के जब फेंक दिया तो गांव से कुछ लोग निकल रहे थे, वो इनके पिताजी को, मिश्री लाल जी को जानते थे। तो उन्होंने आवाज़ दी कि हम जय नारायण तिवारी बोल रहे। तो कुछ लोगों को ये लगा कि कोई भूत तो नहीं है कुएं में, तो वो डर से गए। फिर उन्होंने आवाज़ दी कि हम जय नारायण हैं, मिश्री लाल के लड़के। तब वो बोले कि अरे पंडित जी का लड़का है। तब उन्होंने निकाला तो ये मरणासन थे। अब पिताजी का जहाँ बिस्तर पड़ा था उसी अस्पताल में इनका भी बिस्तर डाल दिया गया। फिर जब ये स्वस्थ हुए तो इन्होंने जो है
वहीं कसम खा ली कि अब मुझे बदला लेना है अपने मौत का, क्योंकि मरा सामान समझ के इनको मार के फेंक दिया गया। तो ये चुपचाप उठे और अपने पिताजी के पैर छुए और वहीं से निकल गए। तो पिताजी की जो लाइसेंसी राइफल थी और लाइसेंसी जो पिस्टल थी वो सब इन्होंने जमा करा दी। दूसरा, ये शुरुआत में क्या करते थे कि पुलिस वालों को बैठा लिया करते थे, मारा पीटा करके छोड़ दिया करते थे। तो अब इनका नाम धीरे धीरे बढ़ता चला गया क्राइम की दुनिया में। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीनों स्टेटों में इनका क्राइम चलने लगा। उस समय 3-4 नाम बड़े चर्चित थे, मोहर सिंह, माधो सिंह और ये जग्गा डाकू। क्या उसी दौर की बात है ये? लगभग कौन सा 70 का दशक था। जी। माधव सिंह, मोहर सिंह, डाकू, जग्गा, चूँकि ये ब्राह्मण थे और कम उम्र के थे, लेकिन सोच इनकी बहुत प्रबल थी। वो लोग इनके पैर भी छूते थे, गुरु बोलते थे। ये क्या करते थे कि उपन्यास पढ़ा करते थे उस समय के। हाँ, वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, उनका नाम अभी वेद प्रकाश शर्मा। वेद प्रकाश शर्मा जी का था। हाँ, धन्यवाद भाई साहब हमें याद दिलाने के लिए। तो वेद प्रकाश शर्मा जी का जब ये उपन्यास पढ़ते थे तो उसी उपन्यास की स्टोरी बना लेते थे कि क्या करना है, और उस स्टोरी को इम्प्लीमेंट कर देते थे उस समय 70 के दशक में। उसी को एग्जीक्यूट करके करते थे। और कभी इन्होंने गरीबों को परेशान नहीं किया, ये तो बहन बेटियों को नहीं तंग किया, अपने चरित्र के बहुत पक्के थे। देखिए, अब चूंकि वो आपके ससुर साहब हैं तो आप तो जो बताएंगे सब बहुत अच्छा ही बताएंगे। लेकिन होता क्या था कि कोई भी आदमी जब अपराध की दुनिया में उतरता है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सारे अच्छे ही काम करे, बड़ा वो धर्मात्मा हो, कुछ तो काम उससे गलत होते ही होंगे। तो ऐसी कुछ घटनाएं भी आप सुनाएं जिससे ये पता चले। एक रुकुमचंद वो थे मूर्ति तस्कर, बम्बई के बहुत बड़े वो सेठ थे। तो किडनैपिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ, पहले डकैतियां डाली जाती थी, लेकिन किडनैपिंग की शुरुआत डाकू जग्गा तिवारी द्वारा की गई थी। मतलब जो अपहरण की शुरुआत हुई है बीहड़ में, उसका जन्म दिया अपहरण का। अच्छा, उसके जनक हैं ये जग्गा। उससे पहले अपहरण होते ही नहीं थे जी। और आपने ये भी सुना होगा कि फांसी हीनिएस्ट क्रिमिनल थे, इसीलिए 3 बार फांसी। लेकिन आप ये देखिए कि तीनों फांसी, एक फांसी, फिर उसके बाद में इनको 333 वर्षों की सज़ा और नेक चाल चलन के आधार पर इनको सब कुछ बरी कर दिया गया। और उसके बाद में इन्होंने जो है जेल से शादी की थी सन 80 के दशक में। तो जो बम्बई के जो जी, तो वो बम्बई के जो सेठ थे, तो उन सेठ का इन्होंने लोकेशन ले लिया। मुखबिरों ने बताया कि आज ये ग्वालियर आने वाले हैं, तो ग्वालियर से ही उस सेठ को इन्होंने उठवा लिया। तो वो होता क्या था कि ये रात भर ये लोग चला करते थे, तो इनका पूरा मूवमेंट होता था। अच्छा, उस समय ये पैदल ही चला करते थे कि घोड़े वगैरह भी, खच्चर वगैरह भी रखते थे। खच्चर रहते थे सामान लादने के लिए गैंग का, और घोड़े रहते थे चलने के लिए। तो सेठ को जब इन्होंने पकड़ करके ये लाई, तो सेठ इतना बड़ा आदमी था, उसने इनसे कहा कि जग्गा देखो, मुझे रोज़ तो नए कपड़े चाहिए, रेशम का कुर्ता, रेशम की धोती, और मुझे परेशान नहीं करना, मैं पैदल नहीं चल पाता हूँ, मुझको परेशान मत करना, पैसा तुझको जितना चाहिए उतना दे दूँगा। 10 लाख की इन्होंने फिरौती मांगी थी। तो हुआ क्या कि वो जब गैंग में चलते रहे तो गैंग के लोगों ने उनको खाना भी बना के खिलाया। इन्होंने मालिश वाला भी लगा दिया, नहलवाता धुलवाता था जो, फिर वो उनका कुर्ता धोती भी रोज़ बदली जाती थी, और घोड़े पे बैठ के वो भी गैंग के साथ चलते थे। तो उनके परिवार वाले जब आए तो उनको पैसा बढ़ा के दे रहे थे, तो इन्होंने मना कर दिया, बोले जो 10 लाख तय है वही लूँगा, 10 लाख से 1 रुपया ऊपर नहीं। अब वो सेठ रुकुमचंद कहने लगे कि भाई जग्गा में तो जाऊँगा नहीं, रोने लगे। उनने क्यों नहीं जाओगे? बोले हमें ये प्यार घर में कभी मिला ही नहीं, लड़कों ने कभी हमें स्नेह नहीं दिया, न चाहा, हमें अब बस साथ में रहने दो। अब ये स्टोरी चालू हो गई। हाँ, तो जब उन्होंने कहा साथ में रहने दो,
तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको तो देखो जाना ही होगा, हम तो डकैत आदमी, हमारे जीवन का क्या भरोसा, कब मैं मार दिया जाऊं, मृत्यु कभी भी आ सकती है मुझे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों स्टेटों की पुलिस पीछे लगी है। तो वो सेठ वहाँ से पैसे दे दिवा के विदा हो गए, चले गए खुशी खुशी। 10 मतलब लाख रुपए उन्होंने दे दिए थे। 10 लाख रुपए 70 के दशक में तो बहुत बड़ी रकम थी। और कहते हैं कि उन जग्गा डाकू पे 3 राज्यों की पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम जी। घोषित कर रखा था। तो ऐसे कौन से अपराध थे जिनकी वजह से पुलिस इतनी ज्यादा इनकी तलाश कर रही थी? इसमें जो है मर्डर, अपहरण, किडनैपिंग, सारे केसेस थे जो पुलिस, कुछ रियल भी थे, कुछ पुलिस लगा भी देती थी। सब रियल वाले अगर कुछ याद आ रहे हो आपको? हाँ, रियल वाले तो अभी ज़्यादा याद नहीं है, और जो थे वो लमसम 350 से ऊपर इनके ऊपर केस नामजद थे इसमें जी। क्योंकि ये उस समय 70 के दशक में माधव सिंह, मोहर सिंह, डाकू जग्गा, तो तीनों गैंग आपस में मिल के काम करते थे। इनमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, ब्रह्मा ठाकुर की कोई वो नहीं थी फीलिंग, आपस में एक दूसरे से मिलजुल के काम करते थे। अच्छा, एक किस्सा उनका मैंने सुना कि वो मतलब फिल्म लाइन से भी जुड़े थे। ये क्या किस्सा? एक बार कोई शूटिंग हो रही थी तो बताते हैं कि मतलब शूटिंग टाइम पे ओरिजिनल गोली चल गई। ये क्या घटना थी? ये मध्य प्रदेश में जो है शूटिंग चल रही थी, फिल्म थी 2 दिल। तो उसमें हीरो थे धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा, हीरोइन थी माला सिन्हा। तो उसमें जो है वो उसके डायरेक्टर थे सवाराम तिवारी जी, वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, और जग्गा तिवारी से वो पूर्व परिचित थे। तो इन लोगों ने इच्छा जाहिर की कि भाई हमें, करंट में इनका नाम था, बोले जग्गा तिवारी से आप भेंट करा दो। मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री की जो क्रू टीम थी, शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, माला सिन्हा, इन लोगों की इच्छा थी। तो सवाराम तिवारी जी ने अपना मैसेज भेजा इनके पास। तो ये अपना घोड़ों से टक 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 करके, कुर्ता धोती पहने, सब पूरा आए ये। तो वहाँ पूरा वो कैमरे वैमरे लाइट सब लगी हुई थी। तो पुलिस को ये लगा कि इन्होंने किडनैप कर लिया। तो वो 2 दिल में जो शूटिंग है वो असली शूटिंग हो गई थी, पुलिस से इनकी मुठभेड़ हो गई थी। हालांकि फिर इन पे मुकदमा भी चला, धर्मेंद्र, माला सिन्हा जी और शत्रुघ्न सिन्हा पे, कि एक डकैत से आप क्यों मिलने गए। तो ये लोग तो डर गए होंगे बुरी तरीके से। मिलने के बाद तिवारी जी डर तो गए थे खैर, लेकिन तिवारी जी से उनके मधुर संबंध रहे और वो जीवन पर्यंत इनको याद रखे, क्योंकि इन्होंने जान भी बचाई थी। माला सिन्हा तो बुरी तरह भयभीत हो गई। हाँ, भयभीत हो गई थी। तो उन्होंने उनको जो पुलिया होती है, पुलिया में नीचे बैठा के सेव कर दिया था कि आप डरो नहीं। वो घबरा गई थी उस समय। इनके जीवन पे कोई फिल्में वगैरह भी बनी? हाँ, इनके जीवन पर एक डाकू जग्गा फिल्म बनी है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी हीरो की भूमिका में भी रहे हैं, और इन्होंने दिलरुबा तांगे वाली में भी काम किया था इंस्पेक्टर का। तो इस तरह से इनके जीवन में रहा। अच्छा, कितने साल तक इन्होंने ये जो दस्यु जीवन था वो जिया, बागी का जीवन? वही लगभग 6 वर्ष से 8 वर्ष तक बस। अच्छा जी। 6 से 8 वर्ष में एक आदमी इतना कुख्यात हो गया? ये सब माता की बताते थे, कृपा थी। बोले हम कुछ नहीं थे, माता की आराधना जो करते थे। और जो गैंग होता है, आदमी अकेला कुछ नहीं होता है, जो संघ होता है, संगठन होता है, उसमें ताकत रहती है। मतलब कितनी हत्याएं की होगी? हत्याएं कोई गिनती नहीं थी उस समय। तो जो हत्याएं मान लो गैंग करता था वो सभी नहीं के ऊपर लिखी जाती थी। बहुत तो मान लो इन्होंने की थी। नहीं, वो तो की थी, लेकिन 3 बार जो फांसी की सजा सुनाई गई वो तो बहुत सारी, मुझे लगता है हत्याएं बहुत। ये किस्सा ये था कि एक जज जो है वो पहले से ही इनको सजा देना ऐसा मन बना चुके थे। तो जब ये उनके जेल में गए तो उनके उसमें जजमेंट में जब गए तो उन्होंने पहले से जब मन बना लिया, उल्टा सीधा इनको बोलने लगे, डकैत कहीं का आ गया फला। तो उन्होंने जूता उठा के उसमें मार दिया जज में। हाँ, तो जब जूता मार दिया तो उन्होंने और कठिन सजा कर दी। कठिन सजा ये कर दी कि उन्होंने तीनों स्टेटों की मिला के 333 वर्ष में सजा वो बदल दी थी।
लेकिन 333 वर्ष की आप लोगों ने भी कहीं नहीं सुना होगा। नहीं नहीं, कभी नहीं सुना इतनी। के इतिहास में 333 वर्ष की कोर्ट के द्वारा कहीं सजा आपने नहीं सुनी होगी। वो सजा इन्हें सुनाई गई थी फांसी के बचने के बाद। अच्छा अच्छा, फांसी मतलब 3 बार फांसी का क्या? 3 बार ये होता है कि जब तक मृत्यु न हो जाए उसको लटका ही रखो। वो तो एक बार में हो जाए। एक बार में नहीं, उनने की हो ही जाए बिल्कुल, तब इसको एक बार फांसी दो, फिर फांसी दो, फिर फांसी दो। और इन्होंने जो है स्वयं फांसी मांग ली थी। कैसी काटजू जी थे, उनकी कोर्ट में जाके इन्होंने कहा था कि हमने इतने जीवन में क्रूर हत्याएं की हैं, पाप किए हैं, क्या अब इस जीवन में मुझे और जिंदा नहीं रहना है, मुझे आजीवन कारावास नहीं, हमें मृत्यु दंड दिया जाए। फांसी खुद मांगी। तो वहाँ जज साहब और अन्य जो लोग खड़े थे उन सब लोगों ने देखा, बहुत यंग थे ये, और जैसे आपके हीरो धर्मेंद्र हैं उनसे भी ये सुंदर थे, और इनका शरीर भी बहुत अच्छा था, गठीला शरीर था। सब लोगों ने समझाया कि नहीं, फांसी आप नहीं, आप अपने जीवन को जिए और अपने जीवन में आप सुधार लाएं। तो इन्होंने जब समर्पण किया लोकनायक जयप्रकाश जी के आह्वान पर, पुलिस इनको कभी परास्त नहीं कर पाई। तो 3 जून 1976 में जयप्रकाश जी के आह्वान पर इन्होंने अपना समर्पण किया। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी थे। बटेश्वर में इनका समर्पण के समय सबसे बड़ा गैंग था, सबसे ज़्यादा हथियार इन्होंने जमा किए थे। और जब इन्होंने समर्पण कर दिया, समर्पण के बाद में फिर उन्होंने कभी कोई जीवन में क्राइम नहीं किया। अच्छा ये बताइए, जब ये समय ये जराइम की दुनिया में थे या अपराध की दुनिया में, उस समय इनकी शादी हो गई थी? नहीं, तब शादी नहीं हुई थी। किस्सा ये है कि जब ये फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में थे तो ये माधव सिंह, मोहर सिंह और डाकू जग्गा, ये कानपुर में जो है, जो आपका माल रोड है, वहाँ तीनों लोग खड़े होके सुबह सुबह दूध पी रहे थे, कुल्हड़ वाला जो दूध होता है। तो इनके फादर इन लॉ शुक्ला जी जो थे, उनकी नज़र इन पर पड़ी, ये यंग थे। तो उन्होंने पूछा, भाई आपका परिचय क्या है? सबका परिचय, लोग भीड़ खड़ी थी चारों तरफ की, माधव सिंह, मोहर सिंह, डाकू जग्गा। पेरोल पे ये लोग बाहर निकले थे, तो घूमने आए थे यहाँ पेरोल पे, या कुछ काम रहा होगा इनको। तो वो उनके पास आए, बोले क्या नाम है? तो उन्होंने कहा जय नरेंद्र तिवारी। बोले शादी हो गई? बोले नहीं। बोले मैं अपनी लड़की की तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई ऐसा विचार ही नहीं है। बोले नहीं। तो माधव सिंह, मोहर सिंह बोले कि नहीं जग्गा, कर लूँ शादी जब जिद कर रही है। हाँ हाँ, इनकी जिद। बोले मतलब कोई बाप ऐसा भी होता होगा जो अपनी लड़की की शादी एक अपराधी, एक बदमाश से कर दे। ये कहानी थोड़ी सी, वो उनका अपना कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ भी था, ज़मीनों का, प्रॉपर्टी का काम था, कुछ उनका अपना सूझबूझ रही होगी। सुंदर थे, ब्राह्मण परिवार से थे, तो अपना उन्होंने सोचा कि हम अपनी लड़की ब्याह देंगे। फिर आगे ये हुआ कि उन्होंने इनको, जग्गा तिवारी ने चांदी का सिक्का दे दिया कि ठीक है आज पक्की हो गई बात, तुम आगे न मुकरना। कुछ दिनों बाद ये मना करने लगे शुक्ला जी, हम अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। तो इन्होंने अपने साले से, जो इनके पास आता था, बड़ा साला जो था, उसको इशारा कर दिया कि भाई ये तो गलत है, नहीं तुम्हारे बाप उठा लिए जाएंगे। भाई वचन दिया है। माधव सिंह, मोहर सिंह भी कहने लगी वहीं फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में कि ये तो मोड़ा बहुत गलत बात है, जे ब्राह्मण और ठाकुरन में कहाँ होते, एकदम वचन देवगो तो देवगो। फिर उसने जो है अपने बाप को जाके पीटा और फिर शादी हुई। और शादी जो है पूरी पुलिस छावनी में तब्दील थी। और उस शादी में जो बम्बई के जो वो थे सेठ, वो आए, वही सेठ जिनको किडनैप किया गया था। तो इनकी शादी का पूरा फाइनेंस रसोईया का उन्होंने किया था आके बम्बई से। उस समय तो ये मतलब कैदी थे कैदी थे, लेकिन शादी पूरी डकैत आए थे यहाँ पी रोड पर 1980 में। कह रहे हैं पुलिस खाना सर्व कर रही थी। अब वो तो उस समय कहा है, आईजी डीआईजी सब प्रोटोकॉल में लगे हुए थे इनके, और कम से कम 150-200 तो डकैत आई थी शादी में इनकी। डकैत थे शादी में। जनक सिंह, माधव सिंह, मोहर सिंह, फला सिंह, कितना हम नाम बताएं आपको, सब पूरा डकैत स्टाफ आया था। पहला ये वारदात है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है ये, कि जेल से इनकी शादी हुई उस समय। फिर शादी हो गई।
शादी हो गई तो चूंकि इनको पहले ज़मीन वहीं मिल रही थी मध्य प्रदेश में, लेकिन ये वहाँ नहीं रहे, तो इनकी जो पत्नी यानी हमारी जो सास थी, उन्होंने जिद की कि हम कानपुर की रहने वाली हैं, हम यहीं रहेंगे। तो मुख्यमंत्री श्रीपद मिश्र ने इनको अलॉटमेंट कर दिया था कानपुर में निःशुल्क रजिस्ट्री के लिए, तो वो फिर यहाँ अपना वही ज़मीन जो। अच्छा, दर्शकों को मैं एक बात बता दूं कि जैसे जब डाकू सरेंडर करता है तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं। सरकार को ये होता है कि अगर ये अपराधी सरेंडर कर देगा तो समाज भयमुक्त हो जाएगा, अपराध कम हो जाएंगे। उसके एवज में डाकू की शर्तें ये होती हैं कि हमको कुछ ज़मीन दी जाए, हमको पुनर्वास की कोई व्यवस्था की जाए, हमारे बच्चों की नौकरी की कोई व्यवस्था की जाए। तो उसी के तहत ये जितने भी बड़े डाकू, चाहे वो फूलन देवी हों या अन्य हों, ये जग्गा हों, मोहर सिंह, माधव सिंह, ये जितने भी बड़े डाकू जो आत्मसमर्पण करते थे, तो उनको सरकार जेल में भी अतिरिक्त सुविधा दिया करती थी। वो आम कैदियों की तरह नहीं रहते थे जैसे तिहाड़ में लोग रहते हैं एक बंदी की तरह या अन्य जेलों में। तो ये जो जग्गा डकैत थे, इनकी शादी जब यहाँ हुई 1980 में पी रोड पर हुई थी। अच्छा जी। तो वो ममता तिवारी थी उनके साथ, आपकी सासू माँ जी। तो ये जो है उनको जो वो सुविधा मिला करती थी कि उनको अलग सेल में रखा जाता था, उसके तहत उनको ये लाभ मिल जाता था कि जो उनके दैनिक जीवन से जुड़े कार्य होते थे या उनके पर्सनल व्यक्तिगत कुछ काम होते थे, उसका लाभ इन जो बागी होते थे इन लोगों को मिल जाया करता। इन्हें सुरक्षा में पुलिस वाले इनकी चल्ला करते थे। हाँ, और इनको जो पुलिस वाले थे वो उनके घर पे भी काम किया करते थे जेल में, और जेल में जो ज़मीन थी वो इनको दी गई थी, वो खेती करते थे। जेल फतेहगढ़ सेंट्रल जेल की जो कैंटीन थी वो इनको दी गई थी, वो चलाते थे ये। अच्छा, तो ये जेल से फिर किस सन में एकदम छूट गए बिल्कुल घरेलू जीवन के लिए? ये जेल से आप ये मान के चलें कि 76 और 12-13 साल बाद वहाँ से आजीवन कारावास भी ये बरी होके आ गए थे। इन पर एक या दो मुकदमे बचे थे जो राजस्थान से थे, करौली के, वो बाद में ये अपने लड़ते रहे। ये था इनके संबंध राजनीतिक भी बहुत अच्छे थे। हरशंकर तिवारी गोरखपुर के जो माफिया डॉन थे वो इनके पास अपनी मदद के लिए आया करते थे। हाँ, तो उसमें एक पुराना किस्सा है कि रविंदर साई जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मारे गए थे, उसमें इन्होंने सपोर्ट किया था हरशंकर तिवारी जी का। जब उन्होंने कहा कि मैं परेशान हूँ, जग्गा मेरी जान बचा लो, तो वहीं जेल से इन्होंने अपने चेले भेज दिए थे सब। तो वो जो सरेआम जो मर्डर हो गया था वो इसमें इन्हीं का हाथ था। इनके परिवार में कौन कौन और था, बच्चे वगैरह? अब इनकी एक बेटी थी सबसे बड़ी, और 3 पुत्र और थे। बड़े पुत्र का स्वर्गवास हो गया, 2018 में ये भी नहीं रहे, तिवारी जी भी। अभी उनकी पत्नी जिंदा है? हाँ, पत्नी जिंदा है, लेकिन बच्चे और इनकी मृत्यु से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी उनके 2 बेटे जिंदा हैं? हाँ, जिंदा है, लेकिन वो भी डिस्टर्ब ही हैं, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, उनका परेशान ही है। ये बेटी आपके साथ? जी, बेटी मेरे साथ। तो कुल मिला के कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि एक इतने बड़े डाकू की बेटी है और उसने कभी ये रौब झाड़ा हो कि भाई, ऐसा कभी आया? नहीं, ऐसा है कि वो व्यक्तिगत जीवन में इतने अच्छे थे, सरल सौम्य थे, कि हमें कभी ये लगा ही नहीं कि इतने बड़े डकैत रहे। जब हमने उनका अदिति प्रतिभा देखी, वो क्या नाम जो है वो भी कर लेते थे, रामायण और ये सब उन्हें कंठस्थ थी, और उसका तबला बजाने के शौकीन थे। और जैसे वो रूप बदलने में नहीं लोग रुपया क्या, जैसे वो आईवी वाले रूप बदलते हैं, उस तरह से ये अपना रूप भी बदल लेते थे। जब तक ये डकैत रहे इन्होंने कभी अपनी फ़ोटो किसी को नहीं दी, इसलिए ये बचे रहे। जैसे मान लो लोग आ जाते हैं, अपना इंटरव्यू देने लगते हैं, मारे जाते हैं, उनकी लोकेशन आ जाती है, तो इन्होंने कभी भी इस तरह से जब तक ये फरार रहे, कभी कोई ना इंटरव्यू किसी को, ना कोई अपनी फ़ोटो कभी। अच्छा, ये मुजफ्फर अली तो काफ़ी अच्छे फिल्म मेकर हैं, तो ये इनमें इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं जग्गा पर डॉक्यूमेंट्री बनाने में? जग्गा तिवारी में वो इसलिए इंटरेस्टेड रहे कि इतना बड़ा डकैत, जो कुख्यात डकैत रहा हो, हीनिएस्ट क्रिमिनल कह लो, जिसको फांसी हुई, फिर आजीवन कारावास हुआ,
333 वर्षों की सज़ा हुई और उसमें इतना आमूलचूल परिवर्तन कि वो एक आम आदमी बन के जीवन जिया। जैसे लोग सुनते हैं कि वाल्मीकि डाकू थे और वो आम आदमी बन के रहे, तो शादी के बाद में उन्होंने जो है सब कुछ चीज़ें समर्पण के बाद जो छोड़ दी वो समाज को दिखाया। कभी उनके ऊपर एक भी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ उसके बाद। आपकी शादी किस सन में हुई? हमारी शादी भाई साहब सन 2002 के लगभग। 2002। तब तक वो पूरी तरह से जरा मतलब अपराध की दुनिया से निकल चुके थे। हाँ, वो पहले भी निकल चुके थे जब उन्होंने समर्पण कर दिया था, लेकिन ये जरूर कहते थे कि अगर हमारे ऊपर अत्याचार होगा वो किसी भी तरह का वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने हथियार रख जरूर दिए, अगर बात पड़ेगी तो उठाने में देर नहीं लगेगी। और कोई किस्सा आपको याद आता हो जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते? कई सारे किस्से थे जो सच्चाइयाँ थी। किस्से क्या, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और मजबूरी में उन्होंने किया। ये सब उन्होंने बताया कि ये हो तो गया था हमसे हत्या, लेकिन मैं बहुत रोता था, बहुत पछताता था। लेकिन जब ये था कि अब मुझे मरना ही है, आज मर जाएं, अभी मर जाएं, कब मर जाएं, तो वो जो है बढ़ता चला गया। और बोले जो केस होते हैं पुलिस लगा देती है, कुछ होते हैं रियल में, कुछ पुलिस लगा देती है। तो इस तरह से बोले वो फिर हम चलते रहे। एक किस्सा मान लो आपको और सुना दें। उनके एक रिश्तेदार यहाँ कानपुर में रहते थे, तो फरारी समय में वो उनके पास आके रुक गए। तो वो क्या करते थे, पैसे की कोई कमी रहती नहीं थी, अनाप शनाप पैसा रहता था और जेवर एवर सब रहता था। तो ऊपर उनके यहाँ भंडरिया थी एक, उसमें अपना बोले इसमें आप लेट जाया करना। तो वो क्या करते थे, फल लगाते थे प्रतिदिन और शाम में बिके बिके नहीं सब बांट दिए। पुलिस वालों की निगाह पड़ गई ये आदमी है कौन। तो ये तो अपना निकल गए वहाँ से, लेकिन वो जो इनका रिश्तेदार था उसको उठा लिया था। वो बहुत मारा गया था कि इतने बड़े डकैत को जो 3 प्रदेशों का है तुम बोले घर में रखे। बोले हमें तो पता ही नहीं था रिश्तेदार हैं गए। और बिल्कुल हीरो की तरह थे, बहुत वर्जिश करते थे अपने जीवन में। तो हमें तो जो हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, हम जब पैदा हुए तब तक तो वो सुधर चुके थे। तो हमने जब भी देखा तो उनको एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही देखा। जीवन भी उनका जो मृत्यु थी वो उनकी अपनी मौत मरे, वो नेचुरल मौत। जी। कितने साल तक लगभग उनकी उम्र रही? अभी वो लगभग नहीं 82 के लगभग थे वो। जी। तो 82 साल की उम्र में सन 2018 में जग्गा डाकू उर्फ जय नारायण तिवारी का निधन हो गया। तो ये थी जिसके नाम पर तमाम फिल्में बनी, उस जय नारायण तिवारी उर्फ जग्गा डाकू की कहानी। अब इस कहानी के बहुत सारे पहलू हैं, इसके तमाम सारे डार्क शेड हैं, इसके तमाम सारे पॉजिटिव पहलू भी हैं। आज के दौर की पीढ़ी अगर ये कहानी सुनेगी तो उसको ये असंभव सा लगेगा, लेकिन वो एक दौर था जब आदमी अपनी विरोध जताने के लिए जब उसको कोई रास्ता नहीं सूझता था तो बीहड़ का रास्ता चुन लेता था। क्योंकि उस समय ना इतना नेटवर्क था, ना मोबाइल थे, ना कोई लोकेशन पता लगा सकता था। तो ऐसे में डाकू सुरक्षित बने रहते। और इस तरह जग्गा डकैत ने कुछ ही वर्षों में अपराध की दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया और सामाजिक जीवन में भी एक बड़ा मुकाम बनाया। आज उनके परिवार के जो भी लोग हैं बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। आप इंजीनियर हैं जी। तो बड़ी खुशी हुई और आपने ये किस्सा हमारे साथ शेयर किया। और अगर कुछ आप सुनाना चाहते हो उनका कुछ आगे कभी हम लोग फिर बैठेंगे, चलिए, और उन चीज़ों को फिर आगे और तय कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये थी जग्गा डाकू की पूरी कहानी, इसमें जो तमाम सारे पक्ष छूट गए अगले एपिसोड में हम आपको सुनवाएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।